बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन की सलूशन करेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी अगर आप अपने लिए क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आपने जो रीजनिंग क्वेश्चन होती है एनालिटिकल उसको आप सीख सकें। उनके सलूशन के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो 5 स्टेप ये है कि पहले नंबर पर आपने रीड एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन केयरफुली। आपको जो सिनेरियो दी गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कंसिडरेशन दिए गए हैं और जो फिर उसमें से जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपने केयरफुली रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ज़्यादातर जो मिस्टेक हम करते हैं वो इसी ही स्टेप में करते हैं कि हम उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 10 क्वेश्चन है और 10 मिनट से आपने 4 मिनट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए देने हैं जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद आप 5 मिनट में वो सोल्यूशन करते हैं और आखिरी जो 1 मिनट बचा होता है उसमें आप जो आपके पास आंसर आते हैं उसको मार्क करते होते हैं। तो ये वाला स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी स्टेटमेंट है उसको केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से है। तो जब तक आप ये वाला स्टेप से सही नहीं गुजरते बाकी सारे स्टेप आपके गलत जा सकते हैं। अगर आप सही तरह एनालिटिकल क्वेश्चन में सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप को ज़रूर आपने केयरफुली रीडिंग करना है, केयरफुली अंडरस्टैंडिंग करनी है। सेकंड नंबर पर आपने एनालाइज क्रिटिकल लॉजिकल इंफॉर्मेशन। आप जब इसको केयरफुली रीड करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके पास क्रिटिकल जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन आती है उसको आप एनालाइज करते हैं। आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को अनइम्पॉर्टेंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर आपके पास जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो सारे आपने थिंकिंग करनी है कि इस क्वेश्चन के आंसर में कौन कौन से पॉसिबल सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पर आप अगर आपको दिया गया है कि ए जो है ना ये बी और सी के दरमियान होगा, ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि ए को तो आपने बीच में लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक होता है कि आप बी को पहले लिख ले, बी ए सी। सेकंड नंबर पर आप सी को पहले लिख ले और फिर ए को और फिर बी को। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो दोनों को आपने अपने सामने रखना है। थर्ड नंबर पर आपके पास जो पॉसिबल सोल्यूशन है उनको आपने कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पर आपके 5 स्टेप्स आप सोल्यूशन करते हैं, आपके पास पॉसिबल सोल्यूशन एक स्टेप का ये गया, बाकी का भी आ रहे, तो सबको आपने कंपेयर करना है। आपने कंक्लूजन की तरफ जब भी पढ़ना है तो आपके पास जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसको आपने कंपेयर करना है। जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आप कंक्लूजन की तरफ जा सकते हैं और जो आंसर होता है उसको आप फिर मार्क कर सकते हैं। तो जब भी आप एनालिटिकल क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते हैं तो आपने इन 5 स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। और वो सबसे पहले आपने रीडिंग करनी है, फिर आपने लॉजिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन आपने सामने रखना है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन को कंपेयर रखना है, उसके बाद आपने आंसर करनी है। अभी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 7 पर्सन्स लाइफ इन स्ट्रीट हैविंग हाउसेस इन द लाइन। एक स्ट्रीट में एक लाइन पर 7 लोग रहते हैं और बिल्कुल लाइन में उनकी हाउसेस है, उनकी मकानात बिल्कुल एक स्ट्रीट में बिल्कुल इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रीट में स्ट्रेट लाइन में 7 लोग रहते हैं। फिर ये वाले हमने कंसिडर करना है कि ए लाइव्स इन द कॉर्नर हाउस, ए एक कॉर्नर पे रहता है, सी जो है ये बी ई और जी के दरमियान रहता है, बिटवीन ई एंड जी सी रहता है। थर्ड नंबर कंसिडरेशन है कि 1 हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के दरमियान एक हाउस का वक्फा है और एफ इज नाइबर ऑफ जी, एफ जो है ना ये जी का गाउंडी है, पड़ोसी है।
उसका नाइबर है। तो 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज है। ये सारे कंसिडरेशन को देखते हुए आपने ये वाले क्वेश्चन को आंसर करने हैं कि हु लाइव्स इन सेकंड कॉर्नर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका। सेकंड नंबर पर है कि हु लाइव्स इन द मिडल, मिडल में कौन रहता है। थर्ड नंबर पर है कि हु लाइव बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान कौन रहता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज अ नाइबर ऑफ ए का नाइबर कौन है। फिर उसके बाद आपसे जो पूछा गया है कि डैश हाउस इज बिटवीन बी एंड ई। इन कंसिडरेशन को देखते हुए हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो इन कंसिडरेशन को हमने कैसे अपने लिए पॉसिबल सोल्यूशन, इन हम जो स्टेप बाय स्टेप कह रहे थे कि हमने ये एनालाइज कर दिया, हमने पहले इसको रीड कर लिया, अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, इससे पॉसिबल हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। फिर उस पॉसिबिलिटी को कंपेयर करके हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। जब हमारे पास फाइनल वो आ जाएगा, कीज आ जाएंगे, हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये 5 कंसिडरेशन को हमने कंसिडर करके, इसको हमने अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके यहाँ पर पॉसिबल सोल्यूशन लिखने हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला नंबर है कि 7 पर्सन लाइव इन स्ट्रीट हैविंग हाउसेज इन लाइन, एक ही लाइन में 7 मकानात थे। तो हम ये वाला पहले करते हैं कि 7 मकानात, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 मकानात बिल्कुल लाइन में है। ठीक है, अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ए लाइव्स इन द कॉर्नर हाउस, एक कॉर्नर के हाउस में रहता है, कोई भी कॉर्नर में रहता है। तो हमारे पास 2 पॉसिबल सोल्यूशन है, या तो ये इस कॉर्नर में रहता है या इस कॉर्नर में रहता है। तो अगर इस कॉर्नर में रहता है तो एक लाइन की जगह हम ए लिख देंगे, ए हमने लिख दिया। फिर हम उसके बाद 6 लाइन ड्रा करेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पूरे हो गए। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि ए इस कॉर्नर में रहता है, तो हम 6 लाइन ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर ए लिख देंगे। तो जो पॉसिबल सोल्यूशन है हमारे पास यहाँ पर 2 है, हम दोनों को कंसीडर करेंगे, जो हम फिर कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन के बाद हम फिर उस नतीजे पे जाएंगे कि कौन सा वाला जो सीक्वेंस है वो ठीक रहेगा। उसके बाद ये है कि सी इज बिटवीन ई एंड जी, सी ई और जी के दरमियान रहता है, तो सी बिल्कुल बीच में आएगा। यहाँ पर हम ई पहले लिखेंगे, ई फिर सी फिर जी। दूसरा हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि सी हम बीच में लिखेंगे, यहाँ पर हम जी पहला लिखेंगे, जी सी और फिर ई लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 पॉसिबल सोल्यूशन है। उसके बाद यह है कि 1 हाउस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के दरमियान एक हाउस है। डी लिख दिया आपने, तो बीच में एक हाउस है और फिर एफ है। फिर यहां पर है कि एफ इज अ नाइबर ऑफ जी, एफ जी का बिल्कुल क्या है, नाइबर है। तो यहां पर आप मिसाल एफ लिखा है आपने, तो इसका नाइबर कौन होगा, जी होगा, या उससे इस तरफ नाइबर होगा या इस तरफ नाइबर होगा, लेकिन उसका नाइबर ही है। मतलब वट एवर लाइन में इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, लेकिन एफ का नाइबर है। फिर जो लास्ट कंसिडरेशन है हमारे पास कि 2 हाउसेज बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज है, ए फिर 2 हाउसेज और फिर जी। हमारे पास सारे पॉसिबल सोल्यूशन आ गए। नाउ वी हैव टू कंपेयर देम, हमने कंपेयर करने हैं और हमने अपनी नतीजे पे निकला है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ए और जी के दरमियान 2 हाउसेज है, तो हमने यहाँ पर ये वाला कंसिडर करना है, क्योंकि ए से ये लाइन स्टार्ट होता है, तो हमने ए लिखना है। यहाँ पर हमने ये कंसिडर कर दिया। फिर ए और जी के दरमियान 2 हाउसेस हमने छोड़कर, ये वाला छोड़कर हमने यहाँ पर जी लिखना है। फिर इन यहाँ पर जी से पहले 2 आते हैं, यहाँ पर जी के बाद है, तो यहाँ पर ये वाला बेस शूट करता है, क्योंकि जी से पहले 2 हमारे पास ऑलरेडी सीक्वेंस में है, ई और सी। और ऑलरेडी हमसे यहाँ पूछा गया है कि ए और जी के दरमियान 2 मकानात थे, तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे। हम यहाँ ई लिखेंगे और यहाँ सी लिखेंगे।
यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि डी और एफ के दरमियान वो नहीं, एफ और जी क्या है, एक दूसरे के नाइबर है। तो जी ऑलरेडी हमारे पास आ गया है, तो एफ उसका नाइबर होगा, तो जाहिर बात है इधर ही आएगा, एफ जी के साथ आएगा, उसका नाइबर है। एफ इज अ नाइबर ऑफ जी, ये वाला हमने कंसिडर कर दिया। फिर हमसे क्या पूछा गया है कि डी और एफ के दरमियान एक मकान होगा, तो एफ और डी यहां पर आएगा, क्योंकि इसके दरमियान एक क्या आएगा, मकान आएगा। अब हमारे पास इधर कोई वो नहीं रहता है, एक मकान खाली रहता है, तो एक मकान वाले को हमने ढूंढना है। हमने कहां पर ढूंढना है, हमने उनको आंसर में ढूंढना है। यहां पर हम अगर इसकी कीज की बात करें तो यहां पर हमें बी मिलता है। इसकी जो क्वेश्चन की ऑप्शंस है उसमें बी दिया गया है, तो उसको अगर हम निकालते हैं तो यहां पर हम बी लिखते हैं। फिर जब हमने यहां पर बी लिख दिया तो हमारे पास पूरा के पूरा सीक्वेंस आ गया। जब हमारे पास सीक्वेंस आ गया, हमने कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो गए, आ गए। तो यहां पर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम अगर क्वेश्चंस पे आते हैं तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये वाला तरतीब आ गया, ये वाला तरतीब हम उधर लिखते हैं। पहले क्या क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ई सी जी एफ बी और डी आ गया। तो यहां पर हमसे पूछा जाता है कि हु लाइव्स इन द सेकंड कॉर्नर। तो एक कॉर्नर में ए रहता है, तो दूसरे में कौन रहता है, डी। हमारे पास आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारा डी ठीक है, वट एवर, अगर डी कोई भी ऑप्शन में है, ए नंबर में है, बी नंबर में है, सी नंबर में, डी नंबर में है, लेकिन जिस ऑप्शन के आगे डी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है, हु लाइव्स इन द मिडल, मिडल में कौन रहता है। तो यहां पर तीन ये वाला आप साइड पे कर ले, बीच में कौन रहता है, जी रहता है। तो वट एवर किसी भी ऑप्शन के आगे जी होगा, ए के आगे जी होगा, बी के आगे जी होगा, सी के आगे जी होगा, डी के आगे जी होगा, हमारा आंसर क्या होगा, जी होगा। अब हु लाइव्स बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के दरमियान कौन रहता है। तो ये हमारा बी हो गया, ये जी हो गया, तो बी और जी के दरमियान कौन रहता है, एफ रहता है। तो अगर एफ किसी भी ऑप्शन के सामने है तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ ही होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ए का पड़ोसी कौन है, नाइबर कौन है। तो ए का पड़ोसी अगर ए बीच में होता तो इसके दो पड़ोसी होते फिर, लेकिन ये कॉर्नर पे है तो इस वजह से इसका पड़ोसी एक ही होगा, इसका नाइबर एक ही होगा, और इसका नाइबर कौन हो सकता है, ई हो सकता है। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि डैश हाउसेस बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के दरमियान कितने हाउसेस है। तो बी और ई हमारे पास ये ई हो गया, ये बी हो गया, तो बीच में कितने रहते हैं, बीच में हमारे पास कितने रहते हैं, तीन रहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। आप इस स्टेप्स से गुजरते हुए, कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड करते हुए, आप इसको जब उसकी पॉसिबल सॉल्यूशन लिखते हैं, देन कंपेयर करते हैं, आप कंक्लूजन पे निकलते हैं और आप करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। अगर हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें हमने ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं कि इसमें कितने ट्राइंगल है। ठीक है। तो इसी तरह की अगर आपके पास कोई डायग्राम है, आपने सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में शेप देना है। जब आप उसको शेप देंगे, जब देन आप इजीली उसको काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जहाँ पर भी कॉर्नर है आप उसको अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ ये वाला ट्राइंगल ए से शुरू हुआ है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ये डी हो गया, ई एफ जी एच, ये आपका आई और जे हो गया।
इस तरह अगर सारे कॉर्नर, सारे जो एंडिंग है ना, उनको अल्फ़ाबेट मिल गए, अगर सबको मिल गए तो आप फिर स्टार्ट कर लें। तो इसके लिए जो सीक्वेंस है, जो स्टेप्स है, जो रूल्स है, आप सबसे पहले जो सिंपल ट्राइंगल है, जो कि बिल्कुल सिंगल लाइन में बने हैं, जो सिंगल कंपोनेंट हम कह सकते हैं, आप सबसे पहले उसको डिसाइड करें कि सिंगल लाइन की जो ट्राइंगल है वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है जो बिल्कुल सिंगल बने हुए होते हैं, जिसके बीच में कोई लाइन नहीं है। तो जिसके बीच में कोई लाइन नहीं है तो ये वाला बिल्कुल सिंगल है, या हम सिंगल, ये ट्राइंगल हम सिंगल कंपोनेंट कह सकते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है जो जी आई और ई के दरमियान है, ये वाला और ये वाला, ये दो कंपोनेंट से बना है क्योंकि इसके बीच में भी लाइन है। फिर इस तरह के ट्राइंगल होते हैं कि जिसके बीच में दो लाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर जी ए और ई के दरमियान जो ट्राइंगल बना है, इसके दरमियान दो लाइन है, तो हम उसको फिर थ्री कंपोनेंट्स वाले ट्राइंगल कह सकते हैं। और ऐसे ट्राइंगल भी है जिसके बीच में थ्री लाइन है, तो उसको हम फोर कंपोनेंट्स वाले ट्राइंगल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एच ए और ई के दरमियान जो ट्राइंगल है, ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान एक दो तीन लाइन है, तो उसको हम फोर कंपोनेंट्स ट्राइंगल कहते हैं। अगर हम इसी तरह सिंगल कंपोनेंट, डबल कंपोनेंट, ट्रिपल कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट वाले ट्राइंगल को अलहदा बनाए तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल। तो हमारे पास सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल कौन कौन हो सकते हैं? ए बी जी, ये सिंगल है, ए बी और जी। फिर हमारे पास आ गया सी एफ और ए बी जी हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल कंपोनेंट वाले ट्राइंगल को मालूम करते हैं। सिंगल कंपोनेंट वाले ट्राइंगल ए एच जी, तो यहां पर ए एच और जी के दरमियान जो ट्राइंगल है, ये सिंगल कंपोनेंट है क्योंकि इसके बीच में कोई वो नहीं है, कोई लाइन नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आएगा ए आई और जी, ये भी सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आएगा ए आई और बी, क्योंकि इसके बीच में भी कोई लाइन नहीं है। हम इस तरह काउंट करते रहेंगे। फिर ये वाला हमारे पास जे एफ ई, ये वाला बिल्कुल सिंगल है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये है कि सी ई डी, और एक हमारे पास आता है सी जे ई। तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल सिंगल कंपोनेंट ट्राइंगल हो गए, सिंगल कंपोनेंट। अब हम आते हैं डबल कंपोनेंट की तरफ। तो डबल कंपोनेंट में वही ट्राइंगल जिसके बीच में एक लाइन जरूर हो। तो हमारे पास ए बी और जी, इसके दरमियान एक लाइन है, तो ये हमारे पास डबल कंपोनेंट आ गया, ए बी और जी। फिर दूसरे नंबर पर वही ट्राइंगल जिसके बीच में एक लाइन हो, हम उसको मालूम करेंगे। तो वो हमारे पास आता है सी एफ ई, इसके दरमियान एक लाइन है, ये हमारे पास दो आ गए। फिर उसके बाद हमने डबल कंपोनेंट ट्राइंगल को मालूम करना है, तो हमारे पास आएगा ए सी और जे, इसके बीच में भी एक लाइन है, ए सी जे। उसके बाद हम डबल कंपोनेंट ट्राइंगल को अगर मालूम करेंगे तो एक और है जो कि ई जी आई है, इसके दरमियान भी एक लाइन है, तो ये भी डबल कंपोनेंट होता है। अच्छा, डबल कंपोनेंट और नहीं है, ठीक है, सिंगल कंपोनेंट डबल कंपोनेंट खत्म हो गए। अब हमने ट्रिपल कंपोनेंट को मालूम करना है। अगर हमने ट्रिपल कंपोनेंट को मालूम करना है कि हर एक ट्राइंगल जिसके बीच में दो लाइन जरूर हो, तो अगर दो लाइन वाले मालूम करना है तो सबसे पहले ए सी ई, इस ट्राइंगल के दरमियान दो लाइन है,
तो ट्रिपल कंपोनेंट में हमारे पास पहले नंबर पे क्या आएगा, ए, सी और ई आएगा। फिर उसके बाद हमने एक और डबल लाइन वाले मालूम करना है, तो हमारे पास आएगा ए जी और ई, क्योंकि इसके दरमियान भी दो लाइन है, तो ए जी और ई। फिर उसके बाद हमने ट्रिपल कंपोनेंट वाले एक और मालूम करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, सी एफ डी आएगा। इसके दरमियान भी क्या है, दो लाइन है, सी एफ और डी, ठीक है। और कोई ट्रिपल कंपोनेंट या दो लाइन वाले नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिपल कंपोनेंट वाला भी खत्म हो गया। अब हम फोर्थ कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ कंपोनेंट का इसमें वही ट्राइंगल जिसके बीच में दो लाइन जरूर हो, तीन लाइन हो। तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है जो कि ए, एच और ई के दरमियान है। इस ट्राइंगल के दरमियान दो लाइन, तीन लाइन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फोर्थ कंपोनेंट। तो हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट में क्या आता है, ए, एच और ई। और कोई है फोर्थ कंपोनेंट वाला? नहीं, और नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल कंपोनेंट वाले कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। उसके बाद हमारे पास डबल कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 ही आ गए। अभी हमारे पास ट्रिपल वाले कितने आ गए, 1 2 3 ही आ गए। अब हमारे पास फोर कंपोनेंट का सिंगल ही है। अगर आप उसको ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, 6 4 10 3 13 1 14। तो हमारे पास इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल है, 14 ट्राइंगल है। तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम वाले। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन को आपने पहले इस तरह के ABCD अल्फाबेट लिखना है, या 1 2 3 वट एवर, आप कोई भी वो लिख सकते हैं। अगर आप ये वाले लिख सकते हैं, ABC आपके लिए इजी बनाता है। फिर आपने उसको फर्दर ही जो हमने स्टेप्स किए कि सिंगल कंपोनेंट वही ट्राइंगल जिसके बीच में कोई लाइन ना हो। डबल कंपोनेंट वही ट्राइंगल कि जिसके बीच में कम से कम एक लाइन हो। मिसाल के तौर पर A, B और G के दरमियान एक लाइन है, तो इसको हम डबल कंपोनेंट ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद आपने ट्रिपल कंपोनेंट ट्राइंगल मालूम करना है जिसके बीच में दो लाइन हो। मिसाल के तौर पर सी, एफ और डी के दरमियान दो लाइन है ये वाले, तो ये हमारे पास ट्रिपल कंपोनेंट ट्राइंगल आ गया। उसके बाद आप फोर्थ कंपोनेंट ट्राइंगल मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर ए, एच और ई के दरमियान 3 लाइन है, 1 2 3, तो ये हमारे पास 4 कंपोनेंट ट्राइंगल आ गया। जब आपके पास 4 ट्राइंगल आ गया तो आपके डायग्राम में अगर 5 कंपोनेंट वाला है तो आप जरूर मालूम करेंगे, अगर नहीं तो आप वही पर स्टॉप करेंगे। फिर इस तरह एनालिटिकल क्वेश्चन हम आगे भी सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह आपकी आसानी के लिए। थैंक यू सो मच।